हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। तो इसमें बेटा इसके अपन 3 वीडियो में इसको कवर कर पाएंगे। तो पहला है मिश्रण क्या है ना, मिश्रण, मिक्सचर बोलते हैं ना, MIXTURE, मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर क्या है ना, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण जो हैं वो मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर आता है विलयन, है ना, सॉल्यूशन, विलयन क्या है, ठीक है ना। और विलयन के बाद में फिर ये है बेटा विलयन की सांद्रता, है ना, कंसंट्रेशन की, गाढ़ा है, पतला है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर एक विलयन की, इसकी 3 प्रकार होते हैं, है ना। जैसे एक विलयन होता है एक जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में घोलते हैं तो, है ना। फिर आता है निलंबन, सस्पेंशन, अपन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके ये निलंबन क्या है, सस्पेंशन क्या है, ठीक है ना। और कोलोइडल विलयन, है ना, कोलोइडल सॉल्यूशन ये क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक अपन इसको इसमें कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें अपन क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बेटा शुद्ध, सामान्य भाषा में तो शुद्ध का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ में मिलावट अगर नहीं है, किसी चीज़ में क्या नहीं है, मिलावट नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, हम उसको नॉर्मल, है ना, सामान्य भाषा में उसको शुद्ध बोलते हैं ना। लेकिन विज्ञान की भाषा में शुद्ध जो है वो उसकी परिभाषा अलग होती है ना। जैसे ऐसे समझो आप, दूध है ना, तो दूध जो है अगर माना उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला हुआ, पानी भी नहीं मिला हुआ और कुछ भी नहीं मिला हुआ, तो वैसे हम नॉर्मल भाषा में तो क्या कह देंगे कि ये दूध जो है ये शुद्ध है। लेकिन विज्ञान की भाषा में दूध शुद्ध नहीं है, क्योंकि दूध क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया, किस का, उसके अंदर पानी भी है ना, तो कुछ पानी होता कि नहीं होता है उसके अंदर, शुरू से ही होता है। और उसके अलावा उसमें फैट्स हैं, वसा है ना, और दूसरे कुछ खनिज लवण भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, है ना। तो विज्ञान की परिभाषा अलग होती है शुद्ध की, है ना। तो विज्ञान में क्या होता है, अगर एक जैसे ही कणों से कोई चीज़ मिलके बनी है तो वो शुद्ध कहलाएगी, है ना। जैसे बिल्कुल एक लोहे की छड़ है ना, उसमें सिर्फ लोहा है ना, सिर्फ लोहा जो है उसी के परमाणु अगर उसके अंदर हैं तो वो क्या कहलाएगी, शुद्ध कहलाएगी, ठीक है। तो देखो अब हम इसको पढ़ते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल, मिनरल वाटर या जूस शुद्ध हैं, है ना। कैसे पता करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है तो, ठीक है ना। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का क्या अर्थ होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के क्या हैं, मिश्रण हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, है ना। जैसे नमक है तो नमक क्या है बेटा, है ना। वैसे सामान्य भाषा में क्या कहोगे भाई, अगर इसके अंदर और कुछ चीज़ नहीं मिली हुई तो ये नमक शुद्ध है। लेकिन नमक क्या होता है, Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन। तो विज्ञान की भाषा में ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये 2 चीज़ों का मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे उदाहरण के लिए दूध जो है वो जल, वसा, प्रोटीन आदि का क्या है, मिश्रण है ना, मिक्सचर है ये। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, है ना। यानी सारे के सारे कणों की जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी है, एक जैसी है, तो ही वो शुद्ध कहलाएगा। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, है ना, खनिज, समुद्र के जल में क्या होता है बेटा, पानी भी होता है उसमें, और अन्य बहुत सारे उसमें लवण भी होते हैं, ठीक है ना, नमक भी होता है उसके अंदर। तो पानी भी हो गया और नमक भी हो गया, तो समुद्री जल क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही खनिज हैं, तो खनिज में भी अनेक खनिजों का क्या होता है, मिश्रण होता है। मिट्टी है, मिट्टी में भी क्या है, कई तरह के तत्व उसमें मिले हुए होते हैं। तो ये सब क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। मिश्रण क्या है, मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, MIXTURE।
MIXTURE, मिक्सचर। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलके बना होता है। अब देखो एक तत्व है और एक यौगिक है ना। अब जैसे बेटा तत्व को मानो जैसे हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, ये क्या है, तत्व हैं, है ना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना, पानी बना, जल बना, H2O। तो H2O क्या हो गया, एक यौगिक हो गया, है ना। तो तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं हम, तत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट बोलते हैं, और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को, है ना, अगर पानी में सोडियम क्लोराइड घोल दिया हमने, नमक घोल दिया, है ना, उसको बाष्पीकरण, है ना, उसको गर्म किया हमने गैस के ऊपर, है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी उड़ जाएगा और उसके अंदर क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा उसके अंदर। या आसवन, आसवन जो है ना, आसवन विधि क्या होती है बेटा, जैसे किसी चीज़ को गर्म किया और जैसे ऐसे आपने ऐसे समझो भगोनी में पानी गर्म कर रहे हो आप, है ना, और वो भाप बनेगा, भाप को ऊपर आप किसी ठंडी सतह पे क्या कर रहे हो, उसको वापस से जल में परिवर्तित कर रहे हो, क्योंकि भाप जैसे ही किसी ठंडी सतह के संपर्क में आएगी तो वो वापस क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी, है ना। तो ये विधि क्या हो गई, आसवन विधि हो गई। ठीक है ना, समझे ना, नमक से पानी को गर्म अलग करना है आपको। एक पानी है उसमें क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, तो किस विधि से करोगे आप, बाष्पीकरण या आसवन विधि से करोगे। कैसे करेंगे बेटा, जैसे भगोनी में नमक और पानी का घोल है, उसको गैस पर गर्म किया हमने, जब उसमें से भाप बनेगी, भाप को क्या है ऊपर ऐसे समझो आपने एक बहुत बड़ी कोई प्लेट लगा रखी है ना, और वो बिल्कुल कैसी है, ठंडी है ना। तो जैसे ही भाप उस ठंडी प्लेट के संपर्क में आएगी तो तुरंत वो भाप किस में बदल जाएगी, पानी बदल जाएगी, और उस पानी को क्या कर सकते हैं हम, इकट्ठा कर सकते हैं। अलग माना टेढ़ा कर रखा है उसको तो वो अलग हो जाएगा, तो और उस भगोनी के अंदर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो इस तरह से हम विधि द्वारा जल से क्या कर सकते हैं, हम उस सोडियम क्लोराइड को, नमक को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हालांकि यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जाता। भौतिक विधि से हम इसको सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते कि भाई ये लो हाथ पकड़ के ये क्लोरीन अलग कर दी मैंने और ये इसमें से सोडियम अलग कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते हम, है ना। एक विशेष प्रकार की रासायनिक विधियाँ काम में ली जाती हैं। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है ना। पेय पदार्थ है ना, पेय पदार्थ किनको बोलते हैं बेटा, जैसे ये जो होती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, इनको पेय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, पेय पदार्थ बोलते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं, है ना। पेय पदार्थ में भी कई सारी चीज़ें घुली रहती हैं, मिट्टी में भी बहुत सारे तरह तरह के कण होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं, है ना। तो शुद्ध पदार्थ है वो चाहे हमको कहीं से मिले, उसकी जो अभिलाक्षणिक गुण है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक है ना, अभिलाक्षणिक गुण है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसकी क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, है ना। जैसे समझो आप पानी है, पानी चाहे आप हैंडपंप से लो, चाहे कुएं से लो, ठीक है ना, चाहे बोरिंग से लो, चाहे तालाब से लो, उसके गुण क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आता है मिश्रण के प्रकार, यानी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं ना। अब इसमें एक एक्टिविटी करेंगे, दो हम क्रियाकलाप, है ना। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, है ना। आप देखो बेटा, जैसे ये पढ़े थे ना हमने, मिश्रण के विलयन है, ठीक है ना, फिर क्या था, सस्पेंशन था, निलंबन, फिर कोलोइडल विलयन, है ना। तीन रूप से तीन मुख्य प्रकार हैं जो इस आपकी बुक में दे रखे हैं। अब एक्टिविटी फर्स्ट है 2.1। अब ये कह रहा है कक्षा को ए ब स द समूह में बांट दो, चार ग्रुप में बांट दिया ABCD में, ठीक है ना। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह A को दे दिया। तो एक ग्रुप को क्या दे दिया, 50 ml तो पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया उसको, ठीक है ना, चूरा दे दिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4, है ना, नीला तोता जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। समूह बी को क्या दिया, एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे दिया, है ना। इसको क्या दिया, पानी दे दिया, है ना, 50 ml और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया। पहले वाले को 50 ml पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह से और दे को दे दें, है ना, दोनों को अवयव की पृथक पृथक मात्रा दें, है ना। अब जो सी और डी समूह जो बचे, दो बच्चों के जो समूह बचे, उनको क्या दे सकते हैं हम, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट दे दिया या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 दे दिया, है ना, या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, और अलग अलग मात्रा में, यानी किसी को माना 25 ग्राम दिया तो किसी दूसरे को कितना दे दिया, 50 ग्राम दे दिया, अलग अलग पृथक पृथक मात्रा में इनको हमने ये दे दिया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले को क्या दे दिया, 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। दूसरे ग्रुप को क्या दिया, 50 ml तो जल, मिलीलीटर जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया। तीसरे और चौथे जो ग्रुप हैं उनको कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट और नमक की अलग अलग मात्रा दी, है ना। माना फर्स्ट इसको जो है सी ग्रुप को दे दिया 50 ग्राम कॉपर सल्फेट और 50 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया, है ना। और डी वाले को 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया और 100 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट दिया। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पर साधारण नमक भी दे सकते हैं। तो इस तरह से उनको ये चीज़ें हमने दे दी, ठीक है। अच्छा आप देखो, अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें, है ना। उनको कह दिया भाई तुम इनको घोल दो इनको, ठीक है ना। और अब उन्होंने घोल लिया उनको, उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है ना। समूह ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पास क्या था, पानी था और कॉपर सल्फेट था, तो उनको एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या है, एक समान है, उसकी बनावट एक जैसी है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण, है ना। तो देखो बेटा मैं तुमको ये एक एक लाइन पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये बेटा बुक रीडिंग की आदत आप डालो, है ना। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये जो होती है ना बेटा पास बुक होती हैं, है ना, 1 वीक सीरीज गाइड वगैरह जो होती हैं, उनके बजाय बुक रीडिंग करना बहुत बेस्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इसमें भी हम पढ़ लेते हैं। उनमें चीज़ें क्या होती हैं बेटा, कुछ गलत दे रखी होती हैं, ठीक है ना, वो लगती हमको अच्छी हैं, है ना। तो मेन फोकस किस पे रखो बेटा, अपनी बुक रीडिंग के ऊपर रखो। तो समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है, एक जैसा, है ना, सब जगह से एक जैसा, होमोजीनियस, है ना। ऐसे समझो समांगी मिश्रण का मतलब क्या है बेटा, है ना, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, है ना। तो जो ए और बी जो समूह था जिनके पास पानी और कॉपर सल्फेट था, उन्होंने उनको घोल लिया तो उनको समांगी मिश्रण मिल गया। समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं, है ना। समांगी मिश्रण अथवा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर अथवा सॉल्यूशन। होमोजीनियस इसलिए बोलते हैं इसको, समांगी मिश्रण इसलिए बोलते हैं कि जैसे माना वो घोला उसके अंदर, है ना, तो चाहे आप यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, सब जगह से आपने एक एक चम्मच उठाया तो एक जैसा होगा वो। ऐसा नहीं भाई ऊपर अलग हो नीचे अलग हो, यानी पूरा अच्छी तरह से वो उसमें घुल जाता है ना। इसलिए इसे समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक घोल दिया आपने तो भी विलयन मिल जाएगा, जल में चीनी घोल दी तो भी आपको क्या मिल जाएगा, विलयन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा या समांगी मिश्रण मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये समांगी मिश्रण क्यों है, क्योंकि जल में नमक घोला तो जो नमक है वो पूरे जल में घुल जाएगा समान रूप से, चाहे ऊपर ले लो, चाहे नीचे ले लो, चाहे साइड में ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, समझे ना बात। ऐसे ही जल में चीनी घोली तो आप पूरे उसमें बर्तन में जहाँ जो घुली हुई है तो कहीं से भी ले लेना आप, सब जगह वो समान मात्रा में चीनी आपको घुली हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। अब जो ए और बी के पास जो घोल मिले, जो सॉल्यूशन मिले, उनके रंगों की तुलना करो। देखो पहले वाले के पास तो क्या था, 50 ml था, 50 ml पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट था। दूसरे के पास 50 ml और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट था, ठीक है ना। तो दूसरे वाले का गहरा रंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है कॉपर सल्फेट की उसके पास। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता अलग अलग है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग हो सकता है, संगठन उसका अलग अलग रख सकते हैं। अब समूह से व द ने जो मिश्रण प्राप्त किया, तो अब देखो से और द में घुलने वाला तो कुछ है नहीं,
है ना, आपस में घुलेगा नहीं ना, है ना। क्या था उनके पास बताओ, से और दे के पास, है ना, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, या साधारण नमक, ठीक है ना, और वो भी अलग अलग क्वांटिटी में था। तो कॉपर सल्फेट का चूरा है और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक, इनको मिलाया तो ये एक जैसे नहीं मिलेंगे ना, कहीं पे क्या होगा, किसी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो कहीं पे क्या होगा, किसी पदार्थ की मात्रा कम होगी, है ना। तो इस तरह से वो पूरी तरह से वो घुल नहीं पाएगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे वो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये देखो बेटा कि ये जो है, ये लिया था ना कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक, है ना। तो कहने का मतलब ये कि कॉपर सल्फेट ले लो और पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, या कॉपर सल्फेट और साधारण नमक ले लिया, ठीक है ना। यानी इस पोटेशियम परमैंगनेट में से और साधारण नमक में से कोई एक चीज़ ले लो और कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है ना। और अलग अलग थी ये, तो ये सी था और एक क्या था, डी था। दो लोग थे ना, ये सी और डी, दो ग्रुप थे इनके पास, है ना। तो CuSO4 और क्या ले लिया माना, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। और इसके पास भी CuSO4 प्लस KMnO4 या KMnO4 ऑब्लिक में लिख देता हूँ NaCl, इनमें से कोई सा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसके पास इसकी अलग मात्रा और इसके पास इनकी क्या है, अलग मात्रा है ना। तो कहने का मतलब है CuSO4 में KMnO4 या NaCl पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। जैसे जल में चीनी घुल गई थी, वैसे ही ये दोनों आपस में उस तरह से नहीं घुलेंगे, है ना, है ना। ऐसे ही ये और ये आपस में जल में जिस तरह से नमक या चीनी घुली थी, उस तरह से ये नहीं घुल पाएंगे, है ना। कहीं किसी की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। यानी पूरे उसमें मिक्सचर में जब आप मिला के देखोगे तो ऐसा नहीं वही सब जगह बराबर बराबर, क्योंकि कितना भी उनको घोल लेना आप आपस में, कितना भी उनको मिला लेना, मिक्स कर लेना, लेकिन वो अलग अलग मात्रा रहेगी ही, ठीक है ना। यही कहना चाह रहा है बेटा ये। तो देखो अब ये समूह से और दे ने जो मिश्रण प्राप्त किया है, उसके उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को क्या बोलते हैं, हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, क्योंकि मिक्स नहीं हुए ना आपस में वो, और अलग अलग हैं उनके, ठीक है ना। कहीं ज़्यादा होगा, कहीं क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये इसको भी ले सकते हो आप। नमक और लोहे की छीलन आपस में मिक्स नहीं होंगी ना। नमक और सल्फर भी आपस में, गंधक जो होती है वो भी मिक्स नहीं होंगे। जल और तेल, है ना, पानी और तेल भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। तो समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्रियाकलाप 2.2, एक्टिविटी 2.2। आइए पुणे कक्षा को 4 समूहों अ ब स द 4 ABCD ग्रुप में बांट दिया। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें, सैंपल में से एक दे दिया हर एक समूह को। ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे दिए, है ना, क्रिस्टल मतलब कण, ऐसे समझो आप, है ना। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, कण दे दिए कॉपर सल्फेट के, CuSO4 के। ग्रुप बी को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, उसको तो थोड़े से क्रिस्टल दिए थे, इसको पूरी 1 चम्मच भर के दे दी बी ग्रुप को। सी जो ग्रुप है उसको चौक का चूर्ण होता है ना, बारीक करके चौक या गेहूं का आटा दे दिया उसको, है ना। और डी को क्या दे दिया, समूह डी को, द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे दी उसको, है ना। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहा कि भाई, जो पहले वाले को कहा तू तेरे पास जो कॉपर सल्फेट है इसको पानी में मिक्स कर, जो क्रिस्टल, थोड़े से क्रिस्टल है ना तेरे पास कॉपर सल्फेट के। दूसरे ग्रुप को कहा तुम्हारे पास बच्चों जो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट है इसको भी तुम पानी में मिक्स करो। तीसरे से कहा तुम्हारे पास जो चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा है इसको पानी में मिक्स करो। चौथे से कहा कि तुम्हारे पास दूध या स्याही जो है इसको, या तो दूध होगा या स्याही होगा, ऐसे मत समझना कि दूध और स्याही दोनों को मिला दिया, या चौक का चूर्ण और गेहूं दोनों को मिला दिया, दोनों को नहीं करना। या तो चौक का चूर्ण होगा या गेहूं का आटा होगा, इस तरह से या तो दूध होगा या स्याही होगी, ठीक है ना। हाँ, तो छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने के लिए कहा। क्या कण जल में दिखाई देते हैं,
है ना, क्या कण जल में दिखाई देते हैं, है ना। तो अब देखो बेटा, ये जो कॉपर सल्फेट है ये पूरी तरह से पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो इसके कण हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन चौक का जो चूरा है वो और गेहूं का आटा है वो, ये हमको दिखाई देने लग जाएंगे, है ना। ये उसमें छितराए हुए से दिखेंगे आपको, पानी के अंदर दिख जाएंगे ये, है ना, उसमें तैरते हुए दिख जाएंगे, है ना। और जो द है, जो डी ग्रुप था, दूध या स्याही डाली, है ना, तो इसके जो हैं वो इतनी तरह से, जिस तरह से कॉपर सल्फेट घुल रहा था उस तरह से तो ये नहीं घुलेंगे, है ना। लेकिन इनको हम सामान्य आँख से हमारी से नहीं देख सकते, यानी वो उसके कण घुल तो जाते हैं लेकिन हमारी सामान्य आँख से हमको वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है जब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें, है ना, जब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसके सामने से देखें, इसको सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। यानी ये 4 वो हो गए ना आपके पास सैंपल, 1 2 3 4। पहले में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल थे, दूसरे में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट था, तीसरे में चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा था, चौथे में दूध या स्याही थी। फिर इस पर हमने क्या डाली, टॉर्च से लाइट डाली, है ना। तो हमने क्या देखा बेटा कि ये कह रहा है इस अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है ना। तो देखो बेटा, इस ए बी इसके केस में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये घुल जाते हैं पूरी तरह से, है ना। तो जो टॉर्च की जो रोशनी है वो उसमें से हमको दिखाई, पानी का जो घोल है घोल में दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो है तीसरा और चौथा जो है ना, चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा या दूध या स्याही, है ना, तो इनके केस में हमको जो है वो प्रकाश की जो किरण है वो दिखाई दे जाती है। यानी टॉर्च की रोशनी जब उसमें डालते हैं तो वो हमको चमकता हुआ दिख जाता है, अंदर उसके अंदर प्रकाश गुजरता हुआ दिखता है ना। उस बीकर के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, जो विलयन है, उसमें से प्रकाश की किरणें दिख जाती हुई हमको दिख जाती, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को ये जो कण हैं चौक या चूर्ण के, है ना, या चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा या दूध या स्याही की, तो ये क्या करती हैं, उसको छितरा देती हैं, प्रकाश की किरणों को छितरा देती हैं वो। अब मिश्रण को कुछ देर तक शांत छोड़ दें, है ना, शांत छोड़ दिया। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें, है ना, उसको मिश्रण को थोड़ी देर के लिए चुपचाप छोड़ दिया, है ना। फिर छानने वाला उपकरण तैयार कर ले, चलनी वगैरह होती है ना छानने की, उसको, है ना। क्या मिश्रण स्थिर है ना, या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, है ना। तो देखो बेटा, ये जो पहला और दूसरा है कॉपर सल्फेट, तो ये तो क्या है, पूरी तरह से घुल गया, है ना। तो ये तो इसको जब छोड़ दोगे तो भी नीचे नहीं बैठेंगे कण, वो उसमें क्या रहेंगे, घुले ही रहेंगे, वो जैसा है कलर उसका वैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो है से और, है ना, और जो दे है ना, तो देखो जो से केस है, से वाला, है ना, ये चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा, तो ये जैसे ही घोला आपने, तो ये क्योंकि घुल नहीं पाता है ना उसके अंदर, तो ये जैसे ही आप उसको स्थिर रखोगे तो ये चीज़ उसमें अंदर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे आके तले में बैठ जाएगी और ऊपर साफ पानी नजर आने लग जाएगा आपको, ठीक है ना। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। मिश्रण को छान लें, क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा, तो देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वो मिक्स हो रखे हैं ना उसके अंदर, तो वो तो उसमें से छलनी में से निकल जाएंगे वो, है ना। लेकिन दूसरे केस में आपको क्या होगा, ये चीज़ मिल जाएगी, चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा जो है वो छलनी पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, छानने पे जो ऊपर की छलनी के अंदर रह जाएगा और नीचे पानी चला जाएगा। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस प्रक्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ व ब 1 बिलियन पाते हैं, है ना। देखो ये जो अ और ब था, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल थे या 1 चम्मच कॉपर सल्फेट था, तो ये जो दोनों थे इसको क्या बोलते हैं, हम विलियन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन बोलते हैं, SOLLUTION। देखो एक सॉल्यूशन होता है हल, किसी चीज़ को, जैसे सवाल आपने सॉल्यूशन किया तो उसको तो बोलते हैं
LUTION, पहले मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था इसमें, है ना, और SOLLUTION, ये सॉल्यूशन होता है विलियन। ये तो क्या होता है बेटा, विलियन, और ये क्या होता है, हल, है ना, हल करते हैं ना, उत्तर निकालते हैं किसी चीज़ का, वो। तो जो ये फर्स्ट टू हैं, अ और ब, ये तो ए और बी जो थे ये विलियन हो गए। समूह से जो है एक निलंबन पाता है ना, जो समूह से है ना, इसको सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन। और समूह द जो है इसको कोलोइडल विलियन, कोलोइड विलियन, हिंदी में कोलाइड विलियन बोलते हैं और इंग्लिश में कोलोइड विलियन सॉल्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसमें चित्र में क्या दिखा रखा है, मुड़ा हुआ छानक पत्र, है ना, तो छानने के लिए ऐसे काम में लेते हैं, फिर इसको कीप टाइप बना लेते हैं बेटा इसी को। इस पहले एक गोल होता है, फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया और फिर इस तरह से फोल्ड करोगे तो ये छानक पत्र या शंकु जैसी आकृति का, तो इसी को कीप में इसमें डाल दो, है ना, कीप होता है ना, कीप के अंदर इस छानक पत्र को ऐसे सेट कर दिया इसके अंदर। फिर जैसे ही आप इसमें से ये डालोगे तो इसकी जो ये से वाला था, चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा, ये इसके अंदर रह जाएगा, है ना। बाकी जो फर्स्ट अ ब और जो द ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलॉइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना, यानी पूरी तरह से इसमें क्या हो जाता है बेटा, घुल जाता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, नींबू जल, लेमनेड जिसको बोलते हैं, सोडा वाटर, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, है ना। जब कोई तरल के अंदर या तो ठोस घुल रहा हो या द्रव घुल रहा हो या गैस घुल रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन बोल देते हैं। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु, वो क्या है, ठोस विलयन है। गैसीय विलयन वायु, क्योंकि वायु में क्या होती है, अनेक गैसें मिक्स होती हैं, तो वो वायु भी क्या है ना, जो मिश्र धातु हैं, ठीक है ना, वो ठोस विलयन है। और जो वायु है ये किसका उदाहरण है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, होमोजीनिटी होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है ना, चाहे आप नीचे से उठाओ, चाहे साइड से लो, चाहे ऊपर से लो। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है ना। अब है मिश्र धातुएं। मिश्र धातु किसको बोलते हैं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, है ना। उदाहरण के लिए पीतल जो है वो किस किस की मिश्र धातु है बेटा, ये जिंक और कॉपर से। तो देखो जिंक तत्व है और कॉपर तत्व है, जब इन दोनों को मिला दिया तो पीतल क्या बन गई, एक मिश्र धातु बन गई। जिंक एक धातु है ना, कॉपर एक धातु है, और जिंक और कॉपर को जब मिला देते हैं 30% और 70% के अनुपात में, यानी इसको 30% लेते हैं और इसको 70% लेते हैं, है ना, तो फिर क्या बन जाती है, पीतल बन जाती है, जो कि क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है ना। ब्रास को पीतल बोलते हैं, है ना। अब देखो बेटा, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है ना। विलयन को कितने भागों में बांटते हैं हम, दो भागों में। एक होता है विलायक, है ना, सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, SOLVENT सॉल्वेंट, और एक होता है विलेय, सॉल्यूट, SOLLUTE सॉल्यूट। ठीक है ना। इन दो भागों में बांटते हैं विलयन, है ना। अब जैसे ऐसे समझो, आपके पास पानी है और चीनी है ना, तो पानी जो है वो विलायक है और चीनी जो है वो विलेय है, क्योंकि जो चीनी है वो पानी में घुलेगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और चीनी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जो घोल बना वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। विलयन क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। तो विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने नमक में
नमक पानी के अंदर घोला तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है और पानी खुद घोल रहा है नमक को, ठीक है ना। नमक नहीं घोल रहा पानी को, बल्कि कौन घोल रहा है, पानी जो है वो नमक को घोल रहा है। विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम विलेय कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो उदाहरण दिखा रखे हैं, चीनी और जल का विलयन, है ना। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है ना, तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जब आयोडीन और एल्कोहल को मिलाते हैं, है ना, जिससे टिंचर आयोडीन बनती है बेटा, ये है ना, इसको जैसे हमारे फोड़ा फुंसी हो जाते हैं ना, घाव वगैरह, तो उन पे लगाने के काम आता है ना, एंटीसेप्टिक होता है ये, है ना, कीड़े वगैरह नहीं पड़ते इससे, तो इसको टिंचर आयोडीन बोलते हैं। तो आयोडीन और एल्कोहल, तो आयोडीन एल्कोहल में घुलती है, तो आयोडीन क्या हो गया, विलेय हो गया, और एल्कोहल क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है ना। तो आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है, क्योंकि एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं हम और आयोडीन क्या लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, है ना। तो एल्कोहल के अंदर क्या घुलती है, आयोडीन घुलती है, और जो विलयन मिलता है वो टिंचर आयोडीन कहलाता है। वात युक्त पेय, एरिएटेड ड्रिंक्स, है ना, जो तुम पीते हैं ना बेटा अपन, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला वगैरह जो होती हैं, है ना, तो ये वात युक्त पेय, एरिएटेड, AREATED, है ना, एरिएटेड ड्रिंक्स, जैसे सोडा जल, सोडा वाटर, कोक, वही कोका कोला, कोक का मतलब कोका कोला इत्यादि तरल विलयन में गैस के उदाहरण है। तो इसमें तरल में क्या चीज़ घुली रहती है, गैस घुली रहती है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक होता है ना। तो जो बेटा कोका कोला वगैरह होती है इसमें मेनली क्या होती है, तो पानी होता है ना, और कौन सी गैस घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और चीनी वगैरह और वो दूसरी चीज़ें तो वो डालते ही हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो किस में घुली रहती है, जल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, विलेय हो गई, और जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और जो कोक मिला आपको, कोका कोला जो मिली, वो क्या हो गया, विलयन हो गया, ठीक है। अब वायु जो है, एयर जो होती है, वो गैस में गैस का विलयन है, ठीक है ना, क्योंकि गैस आपस में मिली हुई है ना इसमें। तो यह मुख्यतः दो घटकों, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है। नाइट्रोजन क्या है बेटा, ज़्यादा मात्रा में है ना। तो नाइट्रोजन क्या हो गई, विलायक हो गई, और ऑक्सीजन जो हो गई वो क्या हो गई, विलेय हो गई, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन को वायु का क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, है ना। अब ये आ जाता है विलयन के गुण, क्या क्या गुण हैं विलयन के। देखो, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जीनियस, OUS, होमोजीनियस मिक्सचर। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, है ना। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ का मतलब क्या हो गया बेटा, मीटर। इसका हो गया 1/10⁹ हो जाएगा ना ये, है ना। नीचे लाओगे तो घात 10 की वो हो जाएंगी ना, धन की, है ना, पॉजिटिव हो जाएंगी। अब 10⁹ का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे कितनी जीरो, 9 जीरो, 3, 6 और 9, है ना। तो 1 मीटर में के इतने टुकड़े कर दें हम, वो नैनोमीटर हो जाएगा, है ना। देखो कितने, इसको गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 1 मीटर लंबा कोई वो है आपके पास में, तार है ना, ऐसे समझ लो आप, है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1 नैनोमीटर कितना लंबा होगा, कितनी लंबाई होगी, है ना। तो बहुत छोटी लंबाई होती है ये। कैसे, देखो बेटा कि 1 मीटर लंबा तार ले लिया और उसके आपने 1 अरब टुकड़े कर दिए, तो ये नीचे वाली जो संख्या होती है उसको वो क्या होता है, भाजक हो गया ना। तो इतने टुकड़े अगर आपने कर दिए, 1 अरब टुकड़े कर दिए 1 मीटर तार के, तो वो जो एक टुकड़ा मिला उसकी लंबाई कितनी होगी, 1 नैनोमीटर होगी उसकी लंबाई। तो बहुत कम है ना। तो विलयन के कण जो हैं वो व्यास में क्या होते हैं, इतने से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे हमको आँख से दिखाई, है ना, वे आँख से दिखाई हमको नहीं देते हैं, है ना। तो इसीलिए जो बेटा वो 2 ग्रुप जो थे जिसमें कॉपर सल्फेट और पानी में डला हुआ था, पानी में घुला हुआ था, तो कॉपर सल्फेट के कण हमको आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण
गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। तो प्रकाश उसमें से गुजरता हुआ हमको नहीं दिखता। तो विलयन जो है उसके अंदर जब प्रकाश डालेंगे हम टॉर्च से, तो वो उसमें से जब गुजरेगा प्रकाश टॉर्च में से, तो विलयन में से, तो वो हमको उसके जो किरण है वो हमको दिखाई नहीं देंगी। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। फिर है छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बारीक कण हैं, इसमें उसमें घुल जाते हैं, है ना। तो मैं बताया था ना पहले वाले जो 2 केस थे, कॉपर सल्फेट वाला जब, है ना, तो उसको जब इसमें छानते हैं हम तो कुछ भी नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा ही नीचे निकल जाता है वो, समझे ना बात। तो छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन कैसा होता है, स्थायी होता है, परमानेंट नेचर का होता है ना। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब पता ही है आपको, कंसंट्रेशन, गाढ़ा है या पतला है ना। तो अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है ना, किसी विलायक में किसकी मात्रा ज़्यादा है, विलेय की मात्रा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गाढ़ा होगा। और अगर विलायक में विलेय की मात्रा क्या है, कम है, तो वो कैसा होगा, पतला होगा। तो गाढ़े के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं सांद्र, और पतले के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा तनु, ठीक है ना, डाइल्यूट। सांद्र को कंसेंट्रेट, CONCENTRAT, कंसेंट्रेट, और तनु को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, DILUTE, डाइल्यूट। तनु, तनु का मतलब पतला, कंसेंट्रेट का मतलब गाढ़ा, सांद्र, ठीक है। क्रियाकलाप 2.2 एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था कि समूह अ और ब, ए और बी के पास एक ही पदार्थ की विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। आभा का मतलब चमक, है ना, उनकी कंट्रास्ट क्या है, अलग है। तो पहले वाले के पास तो क्या था, कुछ क्रिस्टल्स थे कॉपर सल्फेट के, और दूसरे के पास क्या थी, एक चम्मच थी। तो पहले वाले का जो रंग होगा वो फीका होगा, और दूसरे वाला जो है उसका रंग कैसा होगा, थोड़ा सा चमकीला होगा। तो उनकी आभाओं में क्या है, अलग अलग हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, है ना, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। देखो तनु कैसा हो गया, पतला हो गया, सांद्र यानी गाढ़ा हो गया, और संतृप्त हो गया एक ऐसा कि और ज़्यादा नहीं घुल सकता इसमें, है ना, उसको संतृप्त बोलते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझो आप एक गिलास में आपने पानी लिया, है ना, आधा गिलास पानी ले लिया और उसमें चीनी डाल दिया आपने, 2 चम्मच चीनी डाल दी, फिर वो घुल जाएगी, आपने घोल दी उसको, फिर और डाल दी, घोलते चले गए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर आप उसमें ज़्यादा चीनी नहीं घोल सकते हो, है ना। तो वो जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, संतृप्त घोल कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्या हैं ये, तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में क्या है, तनु है। तो ग्रुप ए के पास जो विलयन था वो ग्रुप बी की तुलना में कैसा था, डाइल्यूट था, ठीक है ना। अब ये देखो अगली 2.3 एक्टिविटी है बेटा। 2 पृथक बीकरों में 50 ml जल ले लिया, 2 अलग अलग बीकरों में 50 ml पानी ले लिया। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लिया। तो एक बीकर में तो नमक और दूसरे में चीनी ले लो या बेरियम क्लोराइड ले लो। तो देखो पहले वाले में तो नमक लिया, दूसरे में आपकी मर्जी है, आप चीनी ले लो या बेरियम क्लोराइड ले लो, है ना, और उनको अच्छी तरह से क्या कर लिया, उस जल में मिला लिया, ठीक है ना। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले, है ना, भाई अब और नहीं घुल रहा, फिर तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म किया हमने, है ना। तो 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, बीकर को गर्म कर दिया, है ना। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें तो बताओ मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, है ना। तो गर्म चीज़ के अंदर ज़्यादा घुल जाती है, कोई होता है कि नहीं होता। तो पहले क्या था कि 50 ml में हमने नमक घोला था और दूसरे में चीनी या बेरियम क्लोराइड घोला था। तो एक स्थिति ऐसी आई थी कि अब उसमें ज़्यादा और नहीं घुल रहे थे, लेकिन उसको क्या किया हमने 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लिया, तब वो उसमें थोड़ी सी घुलने की शक्ति और आ गई, तो वो थोड़ा सा और घोल लेगा नमक या चीनी और बेरियम क्लोराइड को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ने के साथ उसकी जो चीज़ों को घोलने की शक्ति है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। क्या किसी दिए गए ताप पर
क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? नहीं, अलग अलग हैं, है ना भाई। हर चीज़, चीनी की हो सकता है कुछ मात्रा घोले, नमक की कुछ मात्रा घोले, बेरियम क्लोराइड की अलग अलग मात्रा, तो है ना। तो वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन चीज़ किसमें कितनी मात्रा में घुलेगी, ठीक है ना। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है ना, किसी दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ अब नहीं ज़्यादा घुल रहा, बस इतना ही हो गया, अब इससे ज़्यादा और आप नहीं घोल सकते, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है, वो घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है ना, संतृप्तता से कम है यानी और गुंजाइश है, अभी और घुल सकती है वो, तो वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है वो। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? असंतृप्त विलयन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? संतृप्त विलयन था कि वो इस तरह का था कि अब उसमें और ज़्यादा नहीं घुल सकती, अब आप उसको क्या कर रहे हो? ठंडा कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो उसके अंदर चीज़ घुली हुई थी वो बाहर निकलने लग जाएगी, है ना, क्रिस्टल के रूप में ऊपर आने लग जाएगी वो, है ना, वो छोड़ने लग जाएगा उसको, विलेय पदार्थ को, है ना। विलयन जो है वो क्या करने लग जाएगा? उसको छोड़ने लग जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। हर पदार्थ की विलयन क्षमता क्या होती है? किसी चीज़ को अपने अंदर घोलने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है ना। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, है ना। देखो अभी ये एग्जांपल करो, जब समझ में आ जाएगा, है ना। तो सांद्रता, कंसंट्रेशन की क्या परिभाषा है बेटा? कि विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन, या तो उसका द्रव्यमान होगा या उसका आयतन होगा, है ना, तथा विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, है ना। यानी किसी विलायक की कितनी मात्रा में कितना विलेय घुला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं, ठीक है ना। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सारी विधियां हैं, तो ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। अब है विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तीन विधियों को ही आपकी बुक में दे रखी है बेटा। ये देखो, पहली है द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज बोलते हैं इसको, है ना। तो द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, तो ऊपर क्या लेते हैं? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेते हैं, और नीचे क्या लेते हैं? विलयन का द्रव्यमान लेते हैं, है ना। देखो अभी ये अपन एग्जाम्पल करेंगे तो पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके बेटा, है ना। तो द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, मास परसेंटेज। दूसरा है द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन के आयतन प्रतिशत, ये वॉल्यूम परसेंटेज का है। तो इसमें क्या लेते हैं? इसमें देखो द्रव्यमान लिया, ऊपर तो विलेय का द्रव्यमान आया, नीचे किसका द्रव्यमान आया? विलयन का द्रव्यमान आएगा। इसमें आयतन आ जाएगा, ऊपर विलेय का द्रव्यमान आ गया, नीचे विलयन का आयतन आ गया, ठीक है ना। तो द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन के आयतन प्रतिशत, तो ऊपर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, नीचे क्या आ गया? विलयन का आयतन आ गया। फिर तीसरा होता है विलयन का आयतन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, है ना। देखो अब ये इसको करोगे ना तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके बेटा। ये देखो आराम से, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, है ना। देखो जल क्या है? विलायक है, वो कितना है? 320 ग्राम है, में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है ना। अब इसमें क्या चीज़ घुला हुआ है बताओ? 40 ग्राम साधारण नमक घुला हुआ है। तो पानी कितना है? 320 ग्राम है, नमक कितना है? 40 ग्राम है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, तो ऊपर तो क्या आता है बताओ? अंश में तो क्या आता है?
विलायक का द्रव्यमान, है ना, और नीचे क्या आता है, हर में विलयन का द्रव्यमान, है ना। हर में तो क्या आता है, विलेय का द्रव्यमान आता है ना, सॉरी विलेय का द्रव्यमान आता है बेटा, है ना। हर में ये था ना, देखो ये रहा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, है ना। तो अब इसमें देखो बेटा, पानी कितना है, 320 ग्राम है, तो पानी क्या है, विलायक है ना, और 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक है ना। तो ये क्या है, विलेय है ना। तो जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय तो कितना है, 40 ग्राम है, और विलयन क्या होगा, ये और ये दोनों मिला के होगा ना विलयन। विलेय और विलायक को मिला के क्या बनता है, विलयन बनता है ना। तो 320 ग्राम और 40 ग्राम मिला के कितने हो गए, 360 ग्राम। तो अंश में तो आएगा 40 ग्राम और नीचे हर में कितना आ जाएगा, 360 ग्राम आ जाएगा। तो क्या निकल जाएगी, और फिर जब गुणा 100 कर दोगे तो इसकी क्या निकल जाएगी, आपके पास सांद्रता निकल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या दे रखा था, विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान कितना, 40 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 320 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो 40 ग्राम और 320 ग्राम कितने हो गए, 360 ग्राम हो गए। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, तो मास परसेंटेज हो गया ये। सांद्रता नापने की 3 विधियां थी ना, तो फर्स्ट विधि क्या है, ये विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। तो मास परसेंटेज, तो ये कितना, ऊपर क्या आता है, विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या आता है, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 360 गुणा 100। जब इसको काटोगे आप, 0 से 0 कट जाएगा, 4 नाम 36, तो 100 बटे जब 9 करोगे, 100 में 9 का भाग दोगे तो क्या जाएगा, 11.1% आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी सांद्रता हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना बेटा, बहुत अच्छा। तो अब इसके नेक्स्ट जो है बेटा, उसमें हम निलंबन पढ़ेंगे, सस्पेंशन। देखो ये हो नहीं पाया ना, अपन ने सोचा था कि निलंबन भी कर लेंगे, कोलोइडल सोलन, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगले वाले 2 वीडियोस में एक तो ये निलंबन क्या है, फिर कोलोइडल विलयन क्या है, फिर इसके बाद मिश्रणों का पृथक्करण आता है। फिर क्या आता है बेटा, मिश्रणों के पृथक्करण, यानी मिश्रणों को अलग अलग करने की विधियाँ हैं। देखो एक विधि, काले रंग घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे कैसे पृथक करोगे। फिर दूध से क्रीम को कैसे पृथक करोगे। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करोगे। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करोगे। क्या काली स्याही में एक ही रंग, डाई के एक ही रंग हैं। फिर है 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे, तो ये इसमें आगे क्या है बेटा, किस तरह से हम उनको क्या कर सकते हैं, मिश्रणों में से उसके घटकों को पृथक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।